बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी को हमने डिस्कस करना है कि एपिडेमियोलॉजी का वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग, स्कोप और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है कि एपिडेमियोलॉजी है क्या, एपिडेमियोलॉजी कहाँ से हमने डिराइव किया। तो एपिडेमियोलॉजी हमारे पास जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक से जो है ये ड्राइव किया गया है। एपी का मतलब होता है अपॉन या ऑन, डेमोस का मतलब होता है पीपल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। कि हमने क्या स्टडी करना है, बेसिकली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी हमने स्टडी करनी है, उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या थी, एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कि जितनी भी डिजीजेस हैं उनकी अगर आप स्टडी करते हो किसके ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजी की, आपने डेफिनेशन याद करनी है। एक डेफिनेशन हमारे पास आती है जोहन एम लास्ट की, के स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। कि अगर हम जो है वो स्टडी करें किस चीज़ की, कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स कहाँ को क्या क्या है। ठीक है, उनकी हेल्थ को कौन कौन से भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, हम उनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस कर रहे हैं, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास आता है एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नई एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो रीड किया। डेफिनेशन के बाद आप लोगों के पास जो है वो चीज़ आती है कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या चीज़ें हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, फ्रीक्वेंसी और पैटर्न। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने नंबर्स में जो है डिजीज स्प्रेड कर रही है किसी भी एरिया के अंदर, कितने नंबर है किसी भी डिजीज का, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और कितने टाइम स्प्रेड कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास फ्रीक्वेंसी में आती हैं। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है कि कौन से टाइम में, कौन से प्लेस में और किस पर्सन के अंदर जो है ये डिजीज जो है वो अकर हो रही है, इसे हम कहते हैं पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने दो चीजें याद रखनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है और पैटर्न जो है वो हमारे पास डिजीज का क्या है। डिटर्मिनेंट्स क्या चीजें होती हैं, डिटर्मिनेंट्स हम कहते हैं कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज की अकरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि ये डिजीज के डिटर्मिनेंट्स ये हैं, तो अगर ये डिटर्मिनेंट्स बार बार होंगे तो डिजीज बार बार होगी, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, डेफिनेशंस भी हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी की हैं, डिफरेंट राइटर्स ने जो है वो बताई हैं। जैसे एपिडेमियोलॉजी में आप ये वाली सेकंड वाली कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी द स्टडी ऑफ एनी डिजीज एज अ मास फिनोमेना। ठीक है, ये द स्टडी ऑफ द डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स अमंग मैन। तो ये तीनों जो है वो उसकी डेफिनेशन है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी को एम्स क्या क्या होते हैं एपिडेमियोलॉजी का स्टडी करने के, बेसिकली टू डिस्क्राइब एंड मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन की एपिडेमियोलॉजी की हम स्टडी करते हैं। क्यों, ताकि हम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के अंदर उनकी, उनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकें। प्लीज आइडेंटिफाई द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, के एक जो डिजीज है उसको क्या क्या फैक्टर्स कॉज कर रहे हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। to provide the data essential to the planning, implementation and evaluation of services। मतलब कि जो भी डाटा है हमने प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उस डाटा को हम कलेक्ट कर सकें ताकि हम लोगों को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एम्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने के। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप एपिडेमियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास आता है कि अगर आपने किसी भी डिजीज की कॉज को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी डिजीज की एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ तक जो है ये डिजीज जा रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है, प्रिवेंटिव या थेरापेटिक मेजर्स को मेजर करना है आपने, या अपने पॉलिसीज वगैरह बनानी है, तो उन सब के लिए हमें जो है वो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करना जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ हिस्ट्री आ जाती है एपिडेमियोलॉजी की। हिस्ट्री में आपको ना मेन चीज जो याद करने की जरूरत है वो क्या होती है, कि किसने जो है वो सबसे पहले ये टर्म यूज की थी या फादर कौन है। तो हमारे पास जॉन स्नो होता है जो कि फादर होता है किसका, एपिडेमियोलॉजी का है। फादर इसको हम कहते हैं जॉन स्नो। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर यूएस में हमसे क्या आता है, ये आपने याद करना है।
जॉन स्नो जो है वो हमारे पास बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का जो है वो फादर है, क्योंकि उसने कंडक्ट की थी एक स्टडी जब कॉलेरा की एपिडेमिक जो है वो लंदन के अंदर ब्रेकआउट हुई थी 1854 में। ठीक है, तो उसने डिफरेंट एग्जामिनेशन किया, उसने देखा कि कॉलेरा कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं रहता, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किस तरह से ये फैलता है। तो इसको हम कहते हैं जॉन स्नो को, कि वो बेसिकली फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसने एपिडेमियोलॉजी की सबसे पहले स्टडी जो है वो करना स्टार्ट की थी, और एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना जो है वो उसने स्टार्ट किया था। इसके अलावा हिप्पोक्रेट जो है उसने थोड़ी सी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताया था, कि मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट उनको इन्फ्लुएंस करता है। नाइटिंगेल भी आ जाती है, नाइटिंगेल का नाम आता है एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में, बिकॉज उसने इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करके दिया था। स्कोप क्या क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, मतलब एपिडेमियोलॉजी कहाँ कहाँ पे वर्क करती है। तो एपिडेमियोलॉजी हमारे पास जो है वो जब भी किसी डिजीज की कॉज फाइंड आउट करनी हो, या डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री फाइंड आउट करनी हो, या पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस फाइंड आउट करना हो, या इंटरवेंशंस वगैरह करनी हो, तो इंटरवेंशंस को बाद में इवेलुएट करना हो कि इसका हमें फायदा भी हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उस सब में जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेसिक रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये हमारे पास स्कोप है, अगर आपको स्कोप आता है तो आप थोड़ा सा अपने पास से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि डिजीज की पोजीशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कि डिजीज किस तरह से कॉज हो रही है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पर्सनल बिहेवियर की वजह से कॉज हो रही है, या प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर कॉजेशन ऑफ द डिजीज के अलावा हम चीजें डिस्कस करें, हमारे दूसरे फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिजीज की हिस्ट्री क्या है, जैसे कि एज है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस किस तरीके से जो है वो फैलता है, कैसे कैसे जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में ना कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि आपका कितना एक्सपोजर हुआ है डिजीज के साथ। ठीक है, टाइम ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से आई हैं, सिम्टम्स कौन कौन से अपीयर हुई हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो आता है कि डिजीज की डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं डिजीज का एक हिस्ट्री में, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसको जब भी आपने लिखा तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में इसको मेंशन करना है। रियल टाइम ऑफ डायग्नोसिस है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में ना ये हमारे पास एक फिगर आ जाती है जिसको आपने करना होता है। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी की स्टेज होती है, मतलब आपको शक होता है कि शायद मुझे ये डिजीज है। फिर हमारे पास अब क्लिनिकल डिजीज आ जाती है, फिर क्लिनिकल डिजीज होती है, और बाद में फिर हमारे पास रिकवरी होती है, यानी जब हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं तो रिकवरी एंड डिसेबिलिटी डेथ होती है। हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग इसके थ्रू, जैसे एपिडेमियोलॉजी के थ्रू जो है ना वो हम लोगों का हेल्थ स्टेटस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना डिजीज बर्डन है, कितने रिसोर्सेज हैं उनको कोप अप करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू ही जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उससे ही हमें सारी चीज़ों का आइडिया होता है। इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी वगैरह जो है वो कितनी है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी आपने इस तरह से ही जो है वो बेशक अपने पास नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के यूजेस कौन कौन से होते हैं। स्टडी दी हेल्थ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, क्या आपने पॉपुलेशन की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको स्टडी करना होता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाना होता है, अपनी हेल्थ सर्विसेज के बारे में प्लान करना होता है, इवेलुएट करना होता है। इसके अलावा आपने इंडिविजुअल का जो रिस्क होता है कि एक इंडिविजुअल को कितना रिस्क है डिजीज होने का। ठीक है, टू डिफाइन एंड रीडिफाइन सिंड्रोम, सिंड्रोम्स वगैरह को जो है डिफाइन करना है। इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को, जिसमें हमने पढ़ा कि क्लिनिकल डिजीजेस क्या होती हैं, उसके स्टेटस क्या होते हैं, फिर रिकवरी कैसे होती है, ये सारा कुछ आपने जो है वो बताना होता है। टू सर्च फॉर कॉज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज बाय एम्प्लॉइंग एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में हम डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरवेंशनल डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि लगा के हम क्या करते हैं कि अपने डिजीज में जो है वो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो वो मेथड्स किस किस तरह से हमने अप्लाई करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो हमारे पास एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज जो है वो यूजफुल होता है ये सारी चीज़ें बताने में। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिस तरह के इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, द एंट्री एंड डेवलपमेंट, या हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी ऑफ मैन और एनिमल। जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी के अंदर गया है उसने जाके डिफरेंट जो है वो चीज़ें कॉज की हैं, डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज कर दिया, तो हम कहते हैं कि आपके अंदर इन्फेक्शन फैल गया।
इन्फेक्शन के बाद आपके पास एपिडेमिक आ जाती है। एपिडेमिक क्या होता है, जैसे हमने पैंडेमिक पढ़ा है, इंडेमिक पढ़ा है, उसके अलावा इसमें हमारे पास एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्या है, रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत दफा आई हुई है कि अगर आपका इन्फेक्शन जो है वो रैपिडली स्प्रेड हो रहा है किसी भी लोगों के अंदर, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एपिडेमिक आ जाती है। एंडेमिक क्या होती है कि एक चीज जो है वो किसी भी एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। जैसे किसी भी एरिया के अंदर कोल्ड का, मतलब अब ये नजला जुकाम जो है ये हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। जब भी सर्दी आती है तभी लोगों को होता है, जब भी सर्दी आती है तभी लोगों को होता है। हमारी कंट्री में ये कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, ये गया नहीं है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एंडेमिक की कंडीशन आ जाती है। एंडेमिक होता है क्या, और एंडेमिक की जो है वो एग्जाम्पल क्या है, ये आपने जो है वो जरूर करनी है। पैंडेमिक क्या होता है, ये किस तरह की एपिडेमिक जो कि कंट्री टू कंट्री स्प्रेड होती है, उसे हम कहते हैं पैंडेमिक, ठीक है। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री या होल वर्ल्ड के अंदर जो है वो स्प्रेड होती है, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास पैंडेमिक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए मैंने एड्स लिखा हुआ है कि एड्स की जो डिजीज है वो इस तरह की है जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री फैल सकती है। स्पोरेडिक क्या होता है, स्पोरेडिक होती है जो कि कब मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे कभी कभी होती है, सिर्फ ओकेजनली, यानी जब कोई मसला बनता है या ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन चेंज होती है तब स्प्रेड होती है। तो जो कभी कभी चीज स्प्रेड होती है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास स्पोरेडिक है। जैसे टेटनस है, रेबीज है या प्लेग वगैरह की डिजीज है, तो ये सारी हमारे पास कभी कभी स्प्रेड होने वाले हैं। जूनोसिस, जूनोसिस किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है जूनोसिस क्या है, तो कोई इस तरह की डिजीज या कोई इस तरह का इन्फेक्शन जो कि बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रेट से फैलता है, ठीक है, या एनिमल से ह्यूमन में गया है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास जूनोसिस है। जिस तरह की रेबीज की डिजीज है, ये हमारे पास एनिमल से आती है और ह्यूमन के अंदर आ जाती है, तो एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो भी चीज आएगी उसको हम कहते हैं ये हमारे पास जूनोसिस की डिजीज आ जाती है। रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर आपके पास एक किस तरह की चीज होती है, किस तरह की प्लेस होती है जहाँ पे सारे इंफेक्शियस एजेंट होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन जो है वो एंटर हुआ, उसने ग्रो किया, उसने मल्टीप्लाई किया, तो उसको उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक रिजर्वायर है, ठीक है। रिजर्वायर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंफेक्शियस एजेंट जो है वो ग्रो करता है। कैरियर क्या होता है, कैरियर हमारे पास एक इस तरह की चीज होती है जो कि इन्फेक्शन को लेकर जाती है, ठीक है। जैसे हमारे इस केस में देखिए मैंने बताया हुआ है कि बर्ड के अंदर इन्फेक्शन था, तो बर्ड एक रिजर्वायर था, मच्छर ने क्या किया, बर्ड को काटा और बर्ड से फिर इंसान को काटा, तो मच्छर इस केस में क्या है, कैरियर है, ठीक है। एक कैरियर होगा जो कि यहाँ से इन्फेक्शन को वहां पर लेके गया इंसानों के अंदर। तो कैरियर क्या था, कोई भी ऐसी चीज जो कि ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम कहते हैं हमारे पास कैरियर आ जाती है। आइसोलेशन आपको बताइए कि अगर हम सेपरेट कर देते हैं पर्सन को विद इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम कांटेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग, यानी ताकि डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल ना हो, एक से दूसरे को ना हो, इस तरह से हम एक पर्सन को सेपरेट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं हमने इसको क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो टाइम होता है जब एक डिजीज एजेंट जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है और उससे लेकर जब उसको पहली साइन एंड सिम्टम अपीयर होना शुरू होती हैं उसके दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आपको मच्छर से ही हम एग्जांपल लेते हैं, एक मॉस्किटो ने आपको काटा है, ठीक है, ये अब जब उसने आपको काटा है तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, वहां से लेके जब आपको सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होंगी उनके दरमियान तक का जो टाइम पीरियड है ना वो आपका होगा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। पैथोजेनिसिटी हम कहते हैं कि इतनी एबिलिटी है कि डिजीज कॉज करने की एक पर्सन के अंदर कितनी को एबिलिटी है किसी चीज के अंदर, तो उसको कहते हैं हमारे पास पैथोजेनिसिटी में जो है वो चीज आ जाती है, ठीक है। पैथोजेनिसिटी होगी, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, आपने इस तरह से नोट्स बनाने हैं, इसी को ही मेन हेडिंग लिखनी है, उसके बाद इसके नीचे डेफिनेशन को जो है वो नोट कर लेना। कंटेजियस चीज क्या होती है, डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब एक इस तरह की डिजीज जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रही है, जिस तरह के एसटीडीज हैं, जिस तरह के फ्लू है, तो उसे हम कहते हैं हमारे पास कंटेजियस डिजीज है, यानी हाथ लगाने से स्प्रेड हो रही है। विरुलेंस से क्या होता है, मेजर द सेवेरिटी ऑफ डिजीज, कितनी सवियर डिजीज है इसको हम कहते हैं विरुलेंसी, ये कितनी सख्त है कितनी सवियर है इसे हम कहते हैं विरुलेंसी। फोमाइट्स क्या होता है, ये जो बर्तन आपको नजर आ रहे हैं ना, आर्टिकल्स
यानी ये जो सारे बर्तन हैं, कपड़े कह लो, इसमें हमको बुक्स आ जाती हैं, टेबल आ गया, ग्लास आ गया, कोई भी ऐसी चीज फूड और वाटर के अलावा जो कि आपके अंदर इंफेक्शन कॉज कर सकती है, उसको हम कहते हैं फोमाइट्स। जैसे कि क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फर्नीचर, सारा कुछ। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे पास, वेक्टर और कैरियर जो है ना, वो थोड़ी सी मिलती जुलती टर्म होती है। वेक्टर क्या होता है? जो ट्रांसफर करता है इन्फेक्शियस एजेंट को फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। यानी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको पहले से मलेरिया फॉर एग्जांपल, उससे उसने इन्फेक्शन को ट्रांसफर करना है उसके अंदर जिसको मलेरिया नहीं है, जो हेल्दी पर्सन है, उसे आप कह देते हो कि ये यूजली वेक्टर की टर्म जो है वो हम इसमें यूज करते हैं कि वो वेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये टर्म्स हैं सारी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम आपकी बुक को अभी साथ देख लें, बस ये यूनिट है ना जिसकी हमने अभी स्लाइड्स जो है ना वो डिस्कस की है एपिडेमियोलॉजी। इसकी जस्ट कह लें एक शॉर्ट लिसनिंग सी है जो आपने यहाँ से भी करनी है। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, की ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी से डिजीज हो रही है, क्या क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कौन कौन से एरियाज में हो रही है, और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, यानी किन किन वजूहात से वो डिजीज हो रही है। तो ये सारा कुछ हमने एपिडेमियोलॉजी में डिस्कस करना होता है। एपिडेमियोलॉजी को अगर हम एज अ डिजीज फ्रीक्वेंसी लें कि मतलब कितना कॉमन जो है वो हमारे अंदर इलनेस है और कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी पॉपुलेशन में हो रही है, तो दो मेन मेजर्स होते हैं हमारे पास डिजीज फ्रीक्वेंसी के। एक आपके पास आता है प्रेवलेंस और एक आपके पास आता है इंसिडेंस। प्रेवलेंस में आता है कि वो मेजर करता है कि केसेस ऑफ डिजीज जो हैं वो एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, ठीक है, अभी मतलब जितने केसेस पाए जा रहे हैं वो कितने हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेवलेंस में आ जाती है चीज। इंसिडेंस में होता है कि जो हमारे पास न्यू केसेस ऑफ डिजीजेस आ रहे होते हैं, मतलब प्रेवलेंस से होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस केसेस हैं जो पाए जा रहे हैं उनको हमने स्टडी किया, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। और जो इंसिडेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास न्यू केसेस होते हैं डिजीजेस के वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास प्रेवलेंस, इंसिडेंस यानी दो मेजर्स हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी के, ये आपने इससे जो है वो याद रखना है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज क्या होता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हमने दो चीजें पढ़ ली, प्रेवलेंस और इंसिडेंस। उसके बाद हमने दूसरी चीज पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में क्या आता है कि मतलब कहाँ कहाँ पे डिजीज जो है वो कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही है, ये कहाँ कहाँ पे डिजीज जो है वो पाई जा रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है डिजीज की, कौन कौन से एरियाज को डिजीज कवर कर रही है और कहाँ कहाँ पे जो डिजीज है वो फिल वक्त पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं डिजीज के। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सी चीजें हैं? डिटर्मिनेंट्स में आपके पास अगर आप लोग देखोगे तो डिटर्मिनेंट्स मतलब किन कौन कौन सी चीजें जो है वो, सोर्स क्या है उसका, या रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डिटर्मिनेंट्स में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। यानी सोर्सेज और जितनी भी चीजें हैं जो कि उसको जो उसके उसका रिस्क कॉज कर रही हैं या उसके रिस्क फैक्टर में जो है ना वो बना रही हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जितने भी एजेंट्स हैं, जो उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये सारा कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए। डिटर्मिनेंट्स के बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे पास आता है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के। जो एपिडेमियोलॉजी के एम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि एम्स अगर हमारे पास आता है कि एम्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, और वो कुछ चीज़ें कौन सी हैं। एम हमारे पास क्या है जी, आपने फैक्टर्स डिस्कस करने होते हैं जो भी डिजीज को अक्कर कर रहे हैं, ठीक है, जो डिजीज को जो है वो फैक्टर जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। इसके अलावा आपने प्रिवेंशन कौन कौन से आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने जो है वो डिस्कस करना होता है एम्स के अंदर, ठीक है। एम्स हो जाते हैं आपके पास एपिडेमियोलॉजी के। अगर आप ये वाले करना चाहें तो आप ये वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो हमने स्लाइड में डिस्कस किए थे आप वो वाले करना चाहें तो आप वो भी जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि टूल्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। जो जो हम टूल्स यूज कर सकते हैं ना मेजरमेंट के अंदर, वो जो है वो टूल्स आपने लिखने हैं। तो जो जो टूल्स हम यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के अंदर, उसमें हमारे पास रेट आ जाता है, उसमें हमारे पास रेशियो आ जाता है, उसमें हमारे पास प्रोपोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन का डिफरेंस जो है ना वो आपको आना चाहिए। रेट हमारे पास क्या होता है भाई, कितनी डिजीज जो है वो occur हो रही है किसी एरिया में,
उसको आप लोग रेट कह देते हो। रेशियो, जब हम किसी दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं। और प्रोपोर्शन में क्या चीज़ आती है? प्रोपोर्शन में आता है कि जब आप चार चीज़ों को एट द सेम टाइम डिस्कस कर रहे होते हो तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन में चीज़ आ जाती है। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है। ठीक है, रेशियो डिस्क्रिप्टिव मेजर है। ठीक है, रेशियो जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सिस्टमिक टूल है। डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से सेंड करूंगी, आपने डेफिनेशन वहां से करनी है। इंसिडेंस प्रेवलेंस का आपको पता चल गया। इंसिडेंस होता है कि जितने भी हमारे पास न्यू केसेस आ रहे हैं, प्रेवलेंस मतलब जो प्रीवियस केसेस हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेवलेंस में चीज आ जाती है। एपिडेमियोलॉजी की अप्रोचेस कौन कौन से होती हैं? इसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हैं, मतलब कि वक्फे वक्फे से केस कंट्रोल स्टडीज करते हैं जिसमें डिफरेंट केसेस को स्टडी किया जाता है, कोहॉर्ट स्टडीज करते हैं। ये सारी चीजें एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस में आ जाती हैं। वेब कॉजेशन क्या होता है? वेब कॉजेशन का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज एक वजह से नहीं होती। यानी अगर आपको मलेरिया हुआ तो ये नहीं कि सिर्फ मच्छर काटने से मलेरिया हो गया, बल्कि उसके पीछे ये रीजन भी हो सकती है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हुई हो। ठीक है, तो उसको वजह से भी आपको मलेरिया की रीजन जो है वो हो सकती है। तो एक डिजीज की बहुत ज्यादा रीजंस होती हैं, इसको हम कहते हैं वेब कॉजेशन। यानी एक डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा रीजन की वजह से मिलके बनती है। वेब कॉजेशन में जो डिजीजेस आती हैं, मलेरिया, अनीमिया, ये सारी डिजीज जो है वो वेब कॉजेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा थोड़ा सा बुक से ओवरव्यू हो गया।